कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। आज मैं बात करने आया हूँ आपसे। अपनी पुराना राग है अपना, चाइना, पाकिस्तान, भारत, रशिया, अमेरिका। और इसी के साथ मैं आज ये बोलूँगा कि कल कल हमारे देश में बहुत बड़ा एक फैसला आ गया बाबरी वर्डिक्ट पे। तो बाबरी मस्जिद जिसको बताया गया विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद, बाबरी जो भी आप कहें, तो 28 साल पुराना केस था वो। और उसमें भाजपा और आरएसएस, बजरंग दल से जुड़े हुए कोई 32 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब दोष मुक्त मान लिया है। और ये कहा है कि इसमें जो वादी है, वादी प्रतिवादी कहते हैं शायद, जो एफआईआर लिखते हैं उनको वादी कहते हैं, और जो अपना बचाव करते हैं वो प्रतिवादी, या वादी प्रतिवादी आप समझ लीजिए। एक को वादी और एक को प्रतिवादी कहते हैं। तो एक पक्ष जिसने एफआईआर लिखवाई थी, उस पक्ष ने कहा था कि ये जो ढांचा है इसे गिराने वाले अपराधी हैं। और जो बचाव पक्ष के लोग थे, जिसमें अडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती, विनय विनय कटियार, विनय नहीं, विनय, अब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के बहुत से नेता थे। साध्वी प्रज्ञा नहीं, चलिए नाम तो मुझे अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन को छोटे बड़े कोई 32 लोग, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये 3 नाम तो सबसे आगे रखे गए। और इसके इन नामों के पीछे सबसे बड़ी राजनीति ये रही कि ये नाम हिंदुत्व के समर्थक रहे। और कहीं ना कहीं ये जो एक राजनीति रही, ये वोट बैंक की राजनीति रही। कहीं ना कहीं इसको धर्म के संदर्भ में जोड़ के देखा गया, जबकि ये मामला धर्म का ना होके जमीन का था। जमीन पे मालिकाना हक किसका था? जमीन पे मालिकाना हक कोर्ट ने अंत में यही माना कि मालिकाना हक रामलला का। रामलला जो मंदिर है, उनका इस जमीन पे अधिकार सिद्ध होता है, क्योंकि जो जमीन के अंदर से जो मूर्तियां वगैरह निकली थी, जो अवशेष निकले थे, वो किसी भी मस्जिद में या इस्लाम के धर्म में बताए गए हैं वैसे नहीं थे। तो यही वर्डिक्ट आना था, यही फैसला आना था, और यही फैसला आया। तो अब 28 साल का क्या, यानी आप विचार करें कि जो आप आज से लेके 28 घंटे अगर एक कमरे में बंद हो जाएं या टेंशन में रहें, 28 घंटे, 28 दिन, 28 महीने नहीं, 28 साल, यानी आप सोचिए कि राजनीति किस तरह घृणित और निंदनीय सी हो जाती है कि जब जब आपको अपने मनमर्जी का करवाना हो, तब तब आप एक जो विपक्ष है, कोई भी विपक्ष होता है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी विपक्ष है, अगर उसके खिलाफ आपको विपक्ष से मनमाना काम करवाना है या विपक्ष को विरोध नहीं करने देना है, तो आप हमेशा ऐसा करेंगे कि उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे डाल देंगे, या उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे लगाने की धमकी देंगे कि ये मुकदमा खोल दिया जाएगा, वो मुकदमा खोल दिया जाएगा। तो यहां से मतलब एक तरह से ये एक निम्न प्रकृति की राजनीति है कि जिसमें हमारे विपक्ष को, जिसका काम बोलने का है, सत्ता पक्ष का जो काम होता है उसका विरोध करना, या उसमें कमियां निकालना, या जो काम नहीं हुए उनकी तरफ ध्यान करना कि ये काम अभी सरकारों को और करने चाहिए। तो विपक्ष अगर पॉजिटिव रहे तो बहुत सी बातें सही हो सकती है। खैर, सत्ता और विपक्ष की बातें हमें नहीं करना है, जो हुआ है वो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, कि अंततः माननीय न्यायालय ने यह माना है कि ये 28 वर्ष पुराना जो मुकदमा है, जो चल रहा है, इसमें कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है कि जो ये साबित करते हैं कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने ही कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचा हो, या ऐसा कोई काम किया हो कि वो सारी चीज बिल्कुल ऐसी आई है कि उसको बिल्कुल प्री प्लान्ड करके वो लेके आए हों और जो ये विवादित ढांचा है उसको गिरा दिया हो। ऐसा नहीं हुआ है। जनता जो थी, जिन्हें कहेंगे हम राम
का जो नाम लेने वाले हैं या कार सेवक हैं या जो मंदिर चाहते थे वहां पर, वो लोग आए और भीड़ आती गई, बढ़ती गई और ये भावावेश में हुआ एक काम है। तो यहां से मैंने आपको ये चीज बता दी दोस्तों। आपके क्या विचार है यहां पर ये बता दें। और अगर आप, मेरा प्रश्न भी मैं आजकल रखने लगा हूं, और प्रश्न से पहले मैं ये भी बोलता हूं कि आप फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। खूब सारा कंटेंट आप ना, मुझे समय लगता है, तो आप यदि शेयर कर देंगे, कमेंट करते रहेंगे तो चैनल दिखेगा और मैं अपना समय, ज़्यादा समय अपने कंटेंट पर देने की कोशिश करूंगा और आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। तो यहां से मैं यही बात कर रहा हूं। और जो लोग भी एजुकेशन में भी अपना सपोर्ट या डोनेट करना चाहते हैं, उनको मैंने डिटेल दे दी है। छोटे से छोटा भी आपका कॉन्ट्री करेंगे, छोटे से छोटा, आप पेंसिल के बराबर भी करेंगे तो वो हम बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। पेन, पेंसिल, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्कूल फीस अगर जिन्हें बच्चों की देना है, हाँ, आप किसी भी तरह से बच्चों की हेल्प कर सकते हैं तो वो भी मैं कर सकता हूं और एजुकेशन के क्षेत्र से ही हूं। तो आपका छोटा सा सहयोग भी बहुत काम का रहेगा। तो यहां से अब हम चलते हैं कि अब ये राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है। अब यहां से एक बहुत बड़ा धब्बा जो था हिंदुत्व, राम राजनीति के कारण, ये जो इन सब बातों को इतना बदनाम किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं देश विरोधी लोग जो थे देश विरोधी जो लोग थे, उन लोगों को हिंदुत्व को, भारत को, राष्ट्रवादी लोगों को बदनाम करने का, उनके ऊपर छिछालेदारी करने का और देश को कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक उनको मौका मिलता था, हथियार मिलता था। यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां से भारत विरोधी जो गद्दार है, मेरे वीडियो वैसे भी गद्दारों के लिए नहीं होते हैं, राष्ट्रवादी जो हैं वही सुने और बाकी लोग जय श्री राम। तो राष्ट्रवादी लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, किसी का विरोध नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये गुलाब है तो इसका मतलब कोई चंपा, चमेली या किसी और दूसरे फूल का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो गुलाब की बात कर रहे हैं या कमल की बात कर रहे हैं या चांदनी की बात कर रहे हैं। किसी भी वस्तु की या किसी की भी बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम, जैसे ये पीली टी शर्ट है तो आज मैं पीली टी शर्ट की बात करूं मान लो, तो लाल टी शर्ट गुस्सा होकर बैठ जाए या मुंह फुला ले, ऐसा नहीं होता है। हम हमारी बात कर रहे हैं, आपको जो ठीक लगता है वो आप ये बात करें। हाँ, वीडियो मेरे जरूर, मैं भारत का पक्ष रखता हूं, मैं भारत समर्थित व्यक्ति हूं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं, हिंदुत्व का विचारधारा है मेरी, बाकी विश्व बंधुत्व की भावना है। समग्रता लिए हुए हमारी सोच हम छोटी नहीं रखना चाहते। कहीं अगर हमारी सोच में आपको छोटापन दिखे तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। हो सकता है इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन समग्रता की ओर हमारा इशारा होता है। यहीं से मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अति महत्वपूर्ण यह है कि भारत के पैरों से जो बेड़ियां बांध दी गई थी, भारत के पैरों में बेड़ियां नहीं थी दोस्तों, भारत के पैरों में जबरदस्ती बेड़ियां जकड़ दी गई थी। आज मैं आपको गारंटी से यह बोल रहा हूं दोस्तों, मेरा यह विश्वास है, ये बेड़ियां भारत ने, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर, जिन जिन के भी प्रयास रहे, सभी के प्रयास रहे, वो बेड़ियां हमने बहुत घनघोर, उस पर घन का प्रहार किया है, एक घन का जबरदस्ती जो प्रहार किया है कि वो बेड़ियां हम तोड़ सके हैं। हल्की तो हमने करी दी है। यहां से जो हम भारत रूपी हाथी जो है, मतलब भारत को अगर दुनिया में जैसे ड्रैगन बोला जाता है चाइना को, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को कंगारू बोला जाता है, वैसे ही भारत को हाथी बोला जाता है। तो जो हाथी के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई थी जबरदस्ती, वो बेड़ियां आज कमजोर हुई है दोस्तों। और यहीं से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना का जो स्टैंड ऑफ है भारत के साथ, जो डोकलाम और ये गलवान वैली और ये पेंगोंग सो लेक, ये सब चीज करता है चाइना, ये मैं आपको बता रहा हूं, चाइना एक छिपकली है जिसे हमारे नेताओं ने या तो मूर्खता में या अदूरदर्शिता में, या जो बौद्धिक आतंकी है जिसको हम लिबरल्स बोलते हैं, जिनको लिब्रांडू भी बोला जाता है, आप शब्दों पे ना जाए, भावना पे देखिए, क्योंकि उनके लिए यही शब्द सही है। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि चाय में गिरी मक्खी भी चूस ले, लेकिन वो उस पर भी हमें ज्ञान पेलते रहे। इनकी बातें सिर्फ भारत के विरोध में होती है। इसलिए लिबरल गैंग जो है, सेक्युलर, जो सूडो सेक्युलर्स हैं,
बौद्धिक आतंकी, इन लोगों की बातों पे एकदम यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी बातों में भारत विरोध पहले होता है और भारत विरोध का कनेक्शन आपको पाकिस्तान की तरफ दिखता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये भारत विरोध का ये जो भारत विरोध का ये लिंक है ये चाइना से, प्रो चाइना की है। भारत विरोधी ये लिंक जो है वो चाइना से है। चाइना के कम्युनिस्टों का पैसा इस तरफ आता है जो भारत में अनरेस्ट करना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है, क्योंकि कम्युनिस्टों की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म से छन के आती है। कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म समाज की बात करता है। राष्ट्रवादी लोग जैसे राष्ट्र की बात करते हैं, वैसे ही समाजवाद, सोशलिज्म समाज की बात करता है कि समाज में एक रूपता होनी चाहिए। और वहीं से फिर कम्युनिस्ट जो आती है ना, वो वहीं से फिर उसको हाथों हाथ लेता है सोशलिज्म को, और फिर वो गुंडागर्दी की तरफ हो जाता है। और कुछ लोग मिलके, जहां समाज वमाज की कोई बात नहीं रहती है, कुछ लोग मिलके फिर पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर, कुछ लोग मिलके सारे समाज को, ग्रुप को, देश को, राज्य को, कुछ भी ले लें आप, उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं। जैसे चाइना में 150 करोड़ लोगों को 2,500-3 हजार लोग, कम्युनिस्टों की जो गैंग है पीएलए पार्टी, वो कंट्रोल करती है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि कम्युनिज्म किस तरह से काम करता है। ये डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिक तौर तरीके जैसे हम चुन के मोदी को भेजते हैं, तो आप ये समझ लीजिए इनके सीने पे सांप लोड़ते हैं, अजगर लोड़ते हैं, क्योंकि चुन के भेजने वाला कम्युनिस्ट नहीं होता, चुन के भेजने वाला कम्युनिस्ट नहीं होता। ये खुद से गुंडागर्दी करके रूल करना चाहता है और गुंडाई करना चाहता है, ये हमेशा ये कम्युनिस्ट होता है। और इनको ब्लड शेड, खून खराबा बहुत पसंद आता है। जो इनके जैसी बातें नहीं करते, जो इनका कहा नहीं मानते, उनको खून खराबे में धकेल दिया जाता है। ये पूरा प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मिल जाएगा चाइना में, जो कि ताइवान में बोलता हूं आपको, ताइवान डेमोक्रेटिक कंट्री था है, इनको मार भगाया 1950 के दशक में चाइना ने। वही काम ये भारत में भी कराना चाहता है। अब यहां से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यदि वैश्विक संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत की निश्चित दोस्ती अमेरिका से बढ़ी है। अमेरिका डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अगर कोई माउथ पीस है, डेमोक्रेसी की बात करने वाला दुनिया भर में, तो वो अमेरिका है। आप अमेरिका को कितना ही भला बुरा कह लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी की बात करने वाला वो निश्चित एक देश है। और यदि अमेरिका की दुश्मनी रशिया से देखें तो रशिया सोशलिज्म वाला देश था जो टूट गया, यूएसएसआर। लेकिन अगर इनमें अभी भी दुश्मनी है तो वो, यदि कोई फाइनल वॉर होती, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये पहले दुश्मन थे लेकिन बाद में मिल गए, आज भी वही स्थिति बन रही है। मैं आपको अजरबैजान और अर्मेनिया का झगड़े की बात बताना चाह रहा हूं। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो धर्म के आधार पर भी इनमें भेद है और रिसोर्सेस को कब्जाने के भी इनमें होड़ रहती है। तो अर्मेनिया को सपोर्ट करता है रशिया, जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है, और अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की, जो एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहां से आप देखिए कि रशिया की चाइना से दोस्ती है। आर्थिक तौर पर अगर कहें तो रशिया चाइना को सपोर्ट करता है और चाइना अमेरिका के विरोध में है, लेकिन बिजनेस बदस्तूर जारी है। आप यहां पर यह चीज देखेंगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान में बमबारी हो चुकी है और किसी ने किसी का रॉकेट लॉन्चर मार के किसी ने किसी का एयरक्राफ्ट भी गिरा दिया है। और वही बातें ताइवान और चाइना के बीच भी हो रही हैं, लेकिन एक कंट्री गिराने का दावा करती है और दूसरी कंट्री उसको नकार देती है, क्योंकि अभी सीधे तौर पर युद्ध में कोई जाना ना तो पसंद कर रहा है और ना ही वो जानता है कि युद्ध में जो देश पहले जाएगा वो सबसे पहले बर्बाद होगा। चाइना भी अच्छी तरह जानता है कि सीधी तौर पर भारत जैसे देश, अब भारत के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि भारत के साथ इसकी कौन सी पॉलिसी फेल हो गई। ये जो घुड़की जो देता था ना, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों मुंडे खड़े कर दिए, नरमुंड वहां पे खड़े कर दिए और ये बताया कि देखो हम कितने बड़े ड्रैगन हैं। छोटे मोटे देशों को ये दबा देता था। जापान छोटा मोटा देश तो नहीं है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा है। चाइना तो अभी टेक्नोलॉजी में 10-20 सालों से बड़ा हुआ है। जापान तो 100 सालों पहले तरक्की कर गया था। लेकिन जापान एरिया में, क्षेत्रफल में छोटा है और जनसंख्या में छोटा है।
और वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक अटैक होने के बाद जापान ने अपनी सेना रखना बंद कर दिया था। अब वहीं अमेरिका की जो नेशनलिस्ट पॉलिसी जाग गई है, अमेरिका में नेशनलिस्ट लोग आगे आ गए और वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखने लगे। वहीं ट्रंप पे भी यही लोड आने लगा है कि वो अननेसेसरी जो इधर उधर जो दुनिया भर में जो फौजदारी और चौकीदारी करता है, अमेरिका पॉलिसियाँ बनता है थानेदार, वो पॉलिसी खत्म करे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा जो टैक्स पेयर्स है अमेरिका के, उनका पैसा बर्बाद होता है वहां पर। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से भी अपनी आर्मी बुला ली। अफगानिस्तान से आर्मी बुला ली तो तालिबानी वहां पर जिन लोगों को हराया था अमेरिका ने, वो वहां पर आने लगे। पहले तालिबानी कभी भारत के शत्रु रहे होंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो तालिबानियों का भारत से बात करने की तरफ झुकाव है, उनको भारत से बात करने में कोई परेशानी नहीं है। तो पाकिस्तान की यहां बहुत ज्यादा सुलग जाती है कि तालिबानी भारत से कैसे बात कर रहे हैं। तो यहां एक अलग जो एंगल बनता नजर आ रहा है अफगानिस्तान में। और मैं आपको बता दूं, कागज पे ऑन पेपर हमारी अफगानिस्तान से पुराने समय में तो पूरा ये पाकिस्तान ही भारत था, और लैंड बॉर्डर हमारी इधर अफगानिस्तान से लगती थी और उधर ईरान से लगती थी। पैदल पैदल कोई भी आ जा सकता था। लेकिन आज भी बंटवारा होने के बाद भी हमारी 116 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है। भारत ये अफगानिस्तान का जो आज पाकिस्तान का इस पे कब्जा है, बेजा कब्जा है, वो कभी ना कभी कैसे भी करके छुड़ा लेगा। और ये चाइना को हवा भी नहीं लगेगी कि भारत किस तरह से लेगा, क्योंकि ऑन पेपर गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे के जो पाकिस्तान ऑब्जर्व जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो भारत का ही है ऑन पेपर पे। कश्मीर का पूरा विलय, जम्मू कश्मीर स्टेट का पूरा विलय भारत में हुआ था। इसी तरह लद्दाख में जो 50 साल से चाइना घुस के बैठा है, छिपकली जो था वो ड्रैगन के उसमें आया है, ड्रैगन छिपकली, वो छिपकली को भी वहां से दूर हटना पड़ेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि यूएस की पार्लियामेंट में तिब्बत एक एज अ नेशन ये बिल पास हो गया है। अब आपको ये सारी चीजें एक जगह अगर आप रख के देखें तो किस तरह से सिनेरियो बदल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको उस पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी फिर और लंबा हो जाएगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग मुझे बताएं कि ये वर्ल्ड सिनेरियो किस तरह से बन रहा है। भारत चाइना, भारत पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के रिश्ते, भारत तिब्बत के रिश्ते, भारत ताइवान, भारत जापान, भारत साउथ कोरिया के रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मैं कोई प्रश्न मैं पूछता हूं तो रामायण में अगर आप मुझे राम भगवान की आगे या पीछे, ऊपर या नीचे की 5 पीढ़ियों के अगर नाम बता सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। भारत माता की जय। जय हिंद।